सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रवि कुमार को। तो अभी आरके के इनो ग्रुप के सबसे कम उम्र के संस्थापकों और सीईओ में से एक हैं ये रवि कुमार सागर। इनको अभी डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें समाज के प्रति उनकी लगातार सेवा के लिए ये सम्मान मिला है और वे भारत के सबसे युवा उद्यमियों में से एक हैं। तो ये जो पुरस्कार है ये हर साल वंदे भारत फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए दिया जाता है। क्या नाम है? रवि कुमार। लेकिन आपको याद है प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ का नाम, जो कि अमेरिकी इतिहासकार है। अभी सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया था। और बीवी दोषी यानी कि बाल कृष्ण विट्ठल दोषी भारतीय वास्तुकार हैं ये, और अभी इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। वैसे इनका नाम एक और कारण से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भारतीय हैं जिन्हें प्रित्जकर पुरस्कार मिला था सन 2018 में। अब आप पूछोगे ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है अभी 2022 का किसे मिला? तो आंसर होगा फ्रांसिस कैरे को। ये याद रखना, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है, प्रित्जकर पुरस्कार को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसी तरह से व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला? अभी चारुदत्त मिश्रा को मिला है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। तो ये नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, नवंबर 2022 में केवीआईसी यानी कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विनीत कुमार। तो अभी केवीआईसी के सीईओ का पदभार ग्रहण कर लिया है विनीत कुमार ने। वैसे आप जानते हो केवीआईसी के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार हैं। और किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? एमएसएमई मंत्रालय। और एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण रणे। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। केवीआईसी की स्थापना होती है 1957 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और आपको याद है केवीआईसी ने हनी प्रोसेसिंग लैब ये शुरू की थी कहां से? जिला गाजियाबाद से। और इसी तरह से केवीआईसी ने आदिवासियों की इनकम को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया था? बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था। पूछे कहां से शुरू किया था? तो राजस्थान के उदयपुर के निमचा मंडा गांव से। और आपको याद हो तो भारत का पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र ये खोला गया है नई दिल्ली में। और अभी केवीआई अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहां पे शुरू किया था? वो भी याद रखना, गुजरात में। अभी गौरव द्विवेदी की बात करेंगे, प्रसार भारती के सीईओ बने। नितिन गुप्ता ये सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन बने। और विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, उप राज्यपाल बने। जबकि विनय कुमार त्रिपाठी ये कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। हम बढ़ते आगे। तो बताइए नवंबर 2022 में शत्रुनाश अभ्यास ये कहां पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जिसका नाम है शत्रुनाश, इसका आयोजन किया। तो इस अभ्यास में, इस एक्सरसाइज में जमीनी और हवाई दोनों युद्ध अभ्यासों को शामिल किया गया। अच्छा, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि भारत में जितने भी महत्वपूर्ण कमान है उनके मुख्यालय कहां पर है, तो देखो पूर्वी कमान का कहां पर है? कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी कमान का कहां पर है? चंडी मंदिर, हरियाणा में है। उत्तरी कमान ये उधमपुर, जम्मू में है। दक्षिणी कमान का है पुणे, महाराष्ट्र में। वहीं मध्य कमान ये आपको मिलेगा लखनऊ, यूपी में। दक्षिण पश्चिम कमान हमने देखा जयपुर में है। और सेना प्रशिक्षण कमान इसका मुख्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। वैसे अभी आपको याद हो तो राजस्थान के जोधपुर में अभी फ्रांस के साथ हमने गरुड़ एक्सरसाइज का आयोजन किया था। और अभी ओमान के साथ हमने अल नजाह नाम का एक्सरसाइज किया था, वो भी राजस्थान में। और आपको याद है राजस्थान में एक योजना शुरू होती है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कब? 19 फरवरी 2015 को। कहां से? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। और इसी तरह से आपको याद होगा पंचायती राज सर्वप्रथम ये किस राज्य में लागू हुआ? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आंसर होगा राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 1959 को। और दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश। अभी आपको याद है राजस्थान के राजसमंद के नाथ द्वार में भगवान शिव जी की सबसे बड़ी स्टेचू बनी है जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम, जिसकी ऊंचाई है 369 फीट। और रिलायंस ने राजस्थान के राजसमंद के नाथ द्वार शहर में श्रीनाथ जी मंदिर से ही 5G सेवाओं को शुरू किया था।
वैसे अगर पूछे ना कि भारत में 5G को कब शुरू किया गया तो आंसर होगा 1 अक्टूबर 2022 को। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी रशिया 2022-23 वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में चाइना की जगह भारत के लिए उर्वरक का सबसे बड़ा सप्लायर देश बन गया है। और जब भी उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर की बात आती है तो हमारे जहन में एक नाम आता है, इफ्को का। अब इफ्को की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी पड़ेगी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, जिसके चेयरमैन कौन है? दिलीप संघानी। और आपको अगर याद हो तो इफ्को ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया था। और इसी तरह से दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया? तो आंसर होगा गुजरात के कल्लोल में। और किसने किया? इफ्को ने ही किया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है, तो भी आंसर होगा रशिया। किसको पछाड़कर? सऊदी अरब को पछाड़कर। अब आप पूछोगे पहला कौन सा है? पहला इराक है। और अभी हमने पढ़ा भी था कि जापान की जगह भारत जो है ये स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। पहले नंबर पे चाइना है। और आपको याद हो तो भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भी बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी। और अभी हमने पढ़ा भी था कि नीदरलैंड जो है ये चाइना को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे यूनाइटेड अरब अमीरात और अब तीसरे पे आ गया है नीदरलैंड। तो इसी तरह से ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में संगाई उत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो मणिपुर में अभी 21 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक 11वां संगाई उत्सव मनाया गया। संगाई ये मणिपुर का राज्य पशु भी है, जो कि एक डांसिंग डियर है, यानी कि हिरण है। कहाँ पे मिलता है ये मणिपुर में जो लोकटक झील है ना, लोकटक झील पे आपको पता है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यहीं पे आपको ये हिरण मिलता है। एक्चुअली इस लोकटक झील में फुमडीज आपको मिलती हैं, जो कि तैरती हुई वनस्पतियां हैं, जिन पे क्या होता है, इन हिरण को अक्सर खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोल करने के कारण ये क्या करते हैं, उचकते रहते हैं इधर से उधर। तो ऐसा लगता है कि वो नाच रहे हैं, तभी तो बोला डांसिंग डियर। अब बात मणिपुर की है तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। और गवर्नर हैं एल गणेशन। और मणिपुर में ही शिरुई लिली महोत्सव भी मनाया जाता है। ये जो शिरुई लिली है ये मणिपुर का राजकीय पुष्प भी है। मणिपुर में अभी हमने अमूर फाल्कन फेस्टिवल भी बनाया था। अमूर फाल्कन बाज है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको याद होगा, अभी उत्तर पूर्वी ओलंपिक खेल हुए थे। कहाँ पे हुए थे? मेघालय में हुए थे। उसमें टॉप पे रहा था मणिपुर। और मणिपुर ने ही अभी कचाई लेमन फेस्टिवल भी मनाया था। अभी मणिपुर की हाथी मिर्च को और तामेंग लोंग संतरे को जीआई टैग भी मिला था। इसी तरह से मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग मिला हुआ है। अच्छा, मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है वो क्या है? थांग टा। बात करें आपकी जो एक बॉक्सर है एमसी मैरीकॉम, वो भी मणिपुर से हैं। मीराबाई चानू ये भी मणिपुर से हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखना मणिपुर से। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? क्या यूं कहूं कि इस भारतीय को चुना गया? तो आंसर होगा वेणुगोपाल अचंता को। तो अभी प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। अभी जो बाट और माप पर 27वें आम सम्मेलन की बैठक हुई थी, ये 15 से लेकर 18 नवंबर 2022 तक हुई थी। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। और इस तरह से वे इस समिति के लिए चुने जाने वाले 7वें नंबर के भारतीय हैं। और पहले नंबर के भारतीय कौन बने थे इस समिति के लिए चुने जाने वाले? तो आंसर होगा डॉक्टर के.एस. कृष्णन। आपको बता दूं, हर 4 साल में एक बार इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की बैठक होती है, यानी कि बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति की बैठक होती है। कहाँ पे होती है? फ्रांस में होती है। बाकी अभी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने थे किशोर के बसा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं तैयब इकराम। ये एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ भी हैं। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अब अभी किसे पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गब्रू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को। तो अभी पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गब्रू ने
क्रिकेटर हैं सूर्य कुमार यादव, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब सूर्य कुमार यादव से दो करंट अफेयर्स के पॉइंट आपको जरूर याद आएंगे। एक तो ये कि अभी एक साल में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले वो पहले भारतीय बने थे, और अभी आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में जगह पाने वाले भारतीयों में ये भी एक हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं आईसीसी की मोस्ट वैल्यूड टीम ऑफ 2022 T20 वर्ल्ड कप। तो एक तो ये हैं सूर्य कुमार यादव और दूसरे भारतीय हैं विराट कोहली। और वैसे अभी आप जानते हो जो रोहित शर्मा है ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी महेंद्र सिंह धोनी ये गरुड़ एरोस्पेस के बने थे, और नावी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सौरव गांगुली अभी बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने और ड्रीम सेट गो के बने। उसी तरह से स्मृति मंदाना ये गल्फ ऑयल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। रवि शास्त्री अभी फैन कॉड के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो युवराज सिंह नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जो होगा भारत में उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे साउथ एक्टर है रामचरण, और एक कन्नड़ एक्टर है किच्चा सुदीप, जिनको भी कर्नाटक सरकार ने अपनी पुण्य कोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और फुटबॉलर है लियोनल मेसी, ये अभी बाइजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और जो खुद बाइजूस है ये 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है। और ऋषभ पंत अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। डिश टीवी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी नीरज चोपड़ा भी प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उससे पहले टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ये बने थे। तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते आगे, अब आपको बताना है अभी अबू धाबी ग्रैंड प्री को किसने जीत लिया है। तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन ये नीदरलैंड के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं। और कौन सी कंपनी की कार चलाते हैं तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, रेड बुल की। याद रखना, कई बार हम पढ़ चुके हैं और इस बार मैक्स वर्स्टपन का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा रेस इन्होंने जीती है। तो पूछा जा सकता है कहाँ से हैं, नीदरलैंड से हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। और अभी इन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्री 2022 का खिताब भी जीत लिया है। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किसने लगातार दूसरे साल फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। और अभी किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने संन्यास ले लिया है तो सेबेस्टियन वेटल, ये रेड बुल के ही ड्राइवर है। और भारत किस वर्ष अपनी पहली मोटो GP वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा तो आंसर होगा 2023 में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पे। और अगर आपसे पूछे कि अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था तो भी आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। जबकि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलन थॉम्सन हेरा को। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ से याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को शुरू किया तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक। तो इन्होंने अभी मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को शुरू किया है। क्या है इस योजना का उद्देश्य? तो राज्य के स्कूलों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन को प्रोत्साहित करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना के तहत हर साल 100 करोड़ रुपए के वार्षिक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। किनको? बच्चों को दिए जाएंगे, शिक्षकों को, शिक्षण संस्थानों को दिए जाएंगे। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। और आपको पता है देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये कहाँ पे खोला जाएगा? भुवनेश्वर में ही। भारत की पहली चेस एकेडमी ये भी भुवनेश्वर में खोली जाएगी। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भी किया गया था भुवनेश्वर में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो गए। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। और 2023 के जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये भारत में होंगे और भारत में भी कहाँ पे? उड़ीसा में होंगे। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। अभी उड़ीसा ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में भी मनाया है। और अगर आपसे पूछे कि गोल्डन बीच ये कहाँ पर है तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी में। ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाला ये भारत का पहला समुद्री तट बना था। और उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? हेमानंद बिस्वाल, जिनका निधन हो गया। और भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा उड़ीसा। अभी उड़ीसा की जो मो बस सेवा है उसको संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके अलावा भारत का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया था उड़ीसा ने। और याद रखना कोणार्क सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में आपको मिलेगा। और अभी ये 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर बना है।
ब्लैक पैगोडा भी इसको कहा जाता है और 10 रुपए का जो करेंसी नोट है उस पे इसी का चित्र अंकित है। इसका निर्माण करवाया था गंगवंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लगून झील है वो है चिल्का लेक, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा भी इसे ही प्राप्त है, 1981 में दर्जा मिला था इसे। इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी आपको मिलेगा। कौन सी डॉल्फिन यहाँ पे पाई जाती है, तो इरावदी डॉल्फिन मिलती है। बाकी कुछ महोत्सव हैं यहाँ से आप ध्यान रखना, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा महोत्सव हो गया। तो इन सबका संबंध आपके उड़ीसा से है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी नवंबर 2022 में किस राज्य का प्रसिद्ध मूंगफली उत्सव का नाम है कडालेकाई परिषे ये शुरू हुआ, तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो 2 साल से इस उत्सव का आयोजन नहीं किया गया था, क्यों? कोविड-19 के कारण। तो अब 2 साल के बाद अभी 21 नवंबर 2022 को कर्नाटक का प्रसिद्ध मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिषे ये मनाया गया। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है और बंगलुरु में आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मिल जाएगा, इसरो का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बंगलुरु को ही कहा जाता है। और याद रखना, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये किस शहर में खुलेगा? बंगलुरु में। और स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये भी कहाँ पे स्थापित की गई है? बंगलुरु में। किसकी स्टेच्यू है? केम्पेगौड़ा की, जो कि बंगलुरु के संस्थापक कहा जाता है जिनको। और पॉन्ड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, जिनका भी निधन हो गया, वो भी कर्नाटक से थे। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत है। अभी कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया मरणोपरांत पुनीत राजकुमार को, कन्नड़ एक्टर हैं ये। और याद रखना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी जो दूसरा संस्करण हुआ था ये बंगलुरु में हुआ था, जिसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर वीरा था। और इसमें टॉप पे जैन यूनिवर्सिटी रही थी जो कि बंगलुरु की है। और यहाँ से भी अगला प्रश्न बन जाएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पे होगा, तो उत्तर प्रदेश में होगा। जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है वो मध्य प्रदेश में होगा 2023 में। अभी 2022 वाला यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में हुआ था। उसका शुभंकर धाकड़ था और उसमें टॉप पे भी हरियाणा रहा था। और याद रखना, भारत की जो 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, या साउथ इंडिया की पहली भी हम उसे कह सकते हैं, ये कहाँ से कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई और मैसूर के बीच में। और आपको याद हो तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में ही स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे आप कहोगे आर्ट पार्क, ये कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में ही। और कर्नाटक ने बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम शुरू किया है। अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना? विजयनगर। और कर्नाटक में आपको अलमाटी बांध मिलेगा कृष्णा नदी पर, कृष्ण राज सागर बांध मिलेगा कावेरी नदी पर। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया था। भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह ये बनेगा कर्नाटक में, यानी कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको याद होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक ही है। अब आप मुझे बताओ, प्री प्राइमरी लेवल पे इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? वैसे कर्नाटक में आपको हुबली रेलवे स्टेशन मिलेगा, जिसका नाम बदल के अभी श्री सिद्धरुदा स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया। वहीं हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा खालिद जावेद को। आप सबने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज प्लीज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस जरूर कीजिए। यहाँ पे नीचे होता है लाइक का बटन, नहीं पता हो तो बता दो। और अगर मेहनत अच्छी लगी, कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज इस कंटेंट को सपोर्ट जरूर कीजिए। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वहां पे प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते हैं तो पहले तो कोशिश कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। पास में बेल आइकन पूछेगा, बेल आइकन को जरूर से
प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो टेलीग्राम पे सारे वीडियोस जो भी चीज़ अपलोड होती है वो हम डालते हैं नोटिफिकेशन के लिए, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।